हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एक और बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है इंडियन आर्मी के यूनिट की तरफ से। यानी कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है, जहां से परमानेंट बेसिस पर भर्ती निकाला गया है। यहां पर आप लोग ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत काफी सारी पोस्ट यहां पर निकली हैं। सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती हैं जो इक्विपमेंट या एमुनिशन का निर्माण करती है, उनके रखरखाव के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप बेसिकली होते हैं, सीओडी होती है, जहां पर वो सारे इक्विपमेंट को रखा जाता है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है। उसके लिए वर्कर की आवश्यकता होती है। जो मैकेनिकल टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको हायर किया जाता है ताकि उनका रखरखाव किया जा सके। वहां पर ये वैकेंसियों को निकाला हुआ है। यहां पर यदि हम लोग यूनिट की बात करें, अलग अलग यूनिट में आपको वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहां पर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप ईएमई का यहां पर है। उसके अलावा यहां पर अलग अलग जो है वैकेंसियां हैं, जैसे कि 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर की वैकेंसी है। उसके अलावा जबलपुर सीओडी की वैकेंसी है। 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट की यहां पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो सबसे पहले यहां पर कहने का मतलब क्या है, जितने भी आर्मी बेस वर्कशॉप होते हैं वो अलग अलग यूनिट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियों को निकाला हुआ है। अब सबसे पहले चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर आप लोग पोस्ट देख पा रहे होगे, फिटर स्किल्ड की पोस्ट है, वेल्डर स्किल्ड की पोस्ट है, ट्रेडमैन मेट की यहां पर पोस्ट है। इसी प्रकार आप जब दूसरे यूनिट में जाओगे वहां पर भी आपको फिटर स्किल्ड की वैकेंसी मिल जाएगी, मशीनिस्ट स्किल्ड की, वेल्डर स्किल्ड की। तो सवाल आता है, क्या सर अलग अलग यूनिट में हम सेम ट्रेड से फॉर्म डाल सकते हैं? तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप अलग अलग यूनिट में सेम ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी कि एक ट्रेड से केवल एक ही लोकेशन में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ये चीज नीचे क्लियरली उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया कि इस डिपार्टमेंट में बेसिकली कहां से वैकेंसी है। ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों की वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस वैकेंसी है। काफी बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा फैसिलिटीज डिफेंस का आप लोगों को मिलने वाला है। लाइक कैंटीन कार्ड फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज यहां पर दिया जाता है। अब हम लोग डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं, क्या कुछ पोस्ट यहां पर निकाली हुई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन पोस्ट के लिए है, वो कंप्लीट जानकारी यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये जितनी भी पोस्ट है वो ग्रुप सी पोस्ट के अंतर्गत बेसिकली आती है। अब यहां पर हम लोग पोस्ट देख लेते हैं, अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड की पोस्ट मिल जाएगी, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड की पोस्ट यहां पर मिल जाएगी। उसके अलावा फार्मासिस्ट की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर की, व्हीकल मैकेनिक की, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड की, फिटर स्किल्ड, वेल्डर स्किल्ड, मशीनिस्ट की भी यहां पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि नीचे आप जाते हो, मशीनिस्ट स्किल्ड की पोस्ट देखने को मिल जाएगी अलग अलग जगह पर। जैसे यहां पर 4 पोस्ट हैं, नीचे मशीनिस्ट स्किल्ड में देखोगे लगभग 9 पोस्ट निकाली हैं। ट्रेडमैन मेट की यहां पर 28 पोस्ट हैं, वेल्डर स्किल्ड। तो अलग अलग वैकेंसियां हैं। मशीनिस्ट स्किल्ड में ही टर्नर को भी एलिजिबल किया है। यदि टर्नर वाले अपनी वैकेंसी देखने को बैठेंगे तो आपकी वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन मशीनिस्ट में टर्नर वाले, ग्राइंडर वालों को एलिजिबल किया है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ये तो नंबर ऑफ वैकेंसियां होगी, काफी वैकेंसियां हैं। और यहां पर जब अलग अलग यूनिट में आप डिवाइड होंगे तो कंपटीशन भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग कट ऑफ्स बेसिकली आप लोगों की बनने वाली है। तो वहां पे कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि पर्टिकुलर यूनिट में आप लोगों की वैकेंसी कम है, क्योंकि अलग अलग जगह पर वैकेंसियां हैं, इसलिए यहां पर डिवाइड हो चुकी है। तो अप्लाई जरूर करिएगा यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये चीज क्लियर है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, जहां पर चीजों को समझते हैं। यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक यूनिट को चूज करना पड़ेगा कि आप किस यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं। उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर बेसिकली होने वाला है। यहां पर आप लोगों के यूनिट के नेम दिए गए, यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, इस यूनिट में आपने अप्लाई किया तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में रहने वाला है। यदि आप लोग इस सेंटर में अप्लाई करते हो, इस यूनिट में अप्लाई करते हो, तो EME स्कूल वडोदरा में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है। इस प्रकार आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो जिस भी यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन सेंटर बेसिकली रहने वाले हैं। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ये सारी पोस्ट दी गई है, आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है। सबसे पहला पोस्ट है फार्मासिस्ट का पोस्ट। अब जरूरी नहीं है ये फार्मासिस्ट का पोस्ट किसी एक यूनिट में हो, दूसरे यूनिट में हो या 5 यूनिट में हो, किसी भी यूनिट में हो, सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम होगी। यहां पर फार्मासिस्ट की बात करें, आपके पास में 10+2 होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी से यदि आपने किया है तो आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड ग्रेड सेकंड, इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड एंड टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड, इन तीनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड से। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन से, टेलीकॉम मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो तो टेलीकॉम मैकेनिक से आईटीआई यदि आपने किया है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। आर्म्ड फोर्स पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन वालों को भी एलिजिबल किया है तो वो लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे क्लियरली इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के बारे में यदि आपके पास में है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कोई भी जरूरी नहीं है। यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड सेकंड की। यहां पर 10+2 होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, मोटर मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किया है, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आप लोगों के पास में तो आप लोग अप्लाई यहां पर कर सकते हो। या आर्म्ड फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन वगैरह वालों को भी यहां पर एलिजिबल किया है यदि उनके पास में रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस वगैरह है। यहां पर अगली पोस्ट गाइस आ जाती है व्हीकल मैकेनिक, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड ग्रेड सेकंड की। यहां पर देखोगे मोटर मैकेनिक ट्रेड को इन्होंने एलिजिबल किया है। उसके अलावा आर्मेंट मैकेनिक की बात करें, यहां पर आप लोग देखोगे फिटर ट्रेड वालों को एलिजिबल किया है, फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड सेकंड की बात करें, मैट्रिक क्लास या उसके समकक्ष कंप्लीट होने चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को एलिजिबल किया है, या 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 ईयर एक्सपीरियंस उसके साथ में मांगा हुआ है। लेकिन यदि 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तब आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर में आप लोग देखोगे यहां पर 12th क्लास मांगा हुआ है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहां पर देख सकते हो, इनको मैच करते हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मशीनिस्ट स्किल्ड की बात करें, यहां पर मशीनिस्ट स्किल्ड की काफी सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी अलग अलग यूनिट में। उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। मशीनिस्ट ट्रेड से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, टर्नर ट्रेड से है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मिलराइट ट्रेड से है जब भी अप्लाई कर सकते हो, और प्रिसीजन ग्राइंडर ट्रेड से है जब भी आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। यहां पर यदि हम बात करें फिटर स्किल्ड की, टिन एंड कॉपर स्मिथ की, या फिर अलग अलग ट्रेड यहां पर दी गई हैं इनकी, यहां पर इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। जैसे कि फिटर में अप्लाई करना है तो फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, टिन एंड कॉपर स्मिथ में अप्लाई करना है तो उस ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, मोल्डर में अप्लाई करना है तो मोल्डर से आपके आईटीआई होना चाहिए। और ये स्किल्ड वैकेंसी निकाली हुई है, कुशल कारीगर की वैकेंसी निकाली हुई है। इसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे बेसिकली ये लोग रखते हैं। स्टेनो, यहां पर स्टोर कीपर की बात करें 12th क्लास वालों को एलिजिबल किया है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड वगैरह मांगी हुई है, इसको मैच करते हैं तो एलिजिबल हैं आप लोग। सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहां पर वैकेंसी को मांगा हुआ है। यहां पर सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ में, हैवी व्हीकल लाइसेंस, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस यदि है तो एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर में यहां पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हैवी व्हीकल को बेसिकली वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके साथ साथ में आप लोगों को ड्यूटी वगैरह के बारे में वो सारा कुछ नॉलेज बेसिकली होना चाहिए। नीचे भी इन्होंने कुछ जो है फिजिकल मेजरमेंट वगैरह फायर इंजन ड्राइवर के मांगे हुए हैं तो उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। फायरमैन की बात करें, फायरमैन की भी वैकेंसी है, लेकिन काफी सारे पॉइंट दिए हुए हैं जैसे कि 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, एंड यहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, हॉस पाइप वगैरह लगाना
हॉस पाइप वगैरह लगाना आना चाहिए। उसके अलावा जो ड्रिल ऑपरेशंस होते हैं फायर को कंट्रोल करने के, बुझाने के, वो कंप्लीट चीजें आना चाहिए। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए जब आप लोग फायरमैन में अप्लाई कर सकते हैं। कुक की वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट में 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर की वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो काफी सारी वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट की, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली मांगा हुआ है। जनरली जिनमें भी आईटीआई डिप्लोमा वगैरह मांगा हुआ है उनको 1900 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर आप लोग देखोगे पे स्केल में 2800, 2400, 1900, 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो मिनिमम बेसिक ही 1800 इन्होंने रखा है, तो बढ़िया आप लोगों की वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल एज लिमिट मांगा हुआ है, लेकिन यदि आप लोग फायर इंजन ड्राइवर में अप्लाई करते हो उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज लिमिट में छूट मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि यदि एससी एसटी कैंडिडेट हो तो अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट आपको मिलेगी। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। यदि पीडब्ल्यूबीडी फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो तो 10 ईयर की छूट आपको मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो यहां पर भी 3 ईयर या मोर देन 3 ईयर की आप लोगों को छूट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो मैक्सिमम 40 ईयर तक का रिलैक्सेशन है, और वहां पर भी यदि एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 45 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन वगैरह आप लोगों को क्लियर, कुछ यहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल मेजरमेंट फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि इनमें फिजिकल मेजरमेंट होगा, आप फिजिकली क्या कुछ हो, जैसे कि हाइट, चेस्ट वगैरह, वो क्या मांगा हुआ है। केवल 2 पोस्ट में फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर ओनली, बाकी किसी भी पोस्ट में फिजिकल मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पर हम लोग देखें मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट, यहां पर हाइट विदाउट शूज मांगा है 165 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर भी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट बेसिकली दी हुई है। चेस्ट जो है बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन करने के बाद में 85 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 केजी का होना चाहिए। एंड यहां पर इनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है, तो यहां पर क्लियरली बोला है कैरिंग अ पर्सन ऑफ 63.5 केजी टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकंड। 96 सेकंड में इतना वजन उठा के इतना दूरी हमको चलना है। एंड क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यहां पर इस प्रकार ये रोप के ऊपर एंड यहां पर इस प्रकार जो है आप लोगों से फिजिकल फिटनेस भी जो है क्लियरली मांगा हुआ है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। अब बात आती है सर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए हैं, हमको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। यहां पर आपका फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई होगा, ये ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको प्रिंट निकल आना पड़ेगा, वहां पर पूरे फॉर्म को क्लियरली फिल करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो रखना पड़ेगा, एनवलप में रख के क्लियरली पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हाउ टू अप्लाई में क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है उसमें सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जिसका साइज ये होना चाहिए, पोस्टल स्टाम्प लगाना है 5 रुपए का, और इसको साधारण पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, और क्लियरली ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्लियरली ऊपर मेंशन बेसिकली होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। और इसको आपको 21 डेज के अंदर आपको भेजना है। जैसे कि यहां पे ये जो निकाला है वो 19 दिसंबर 2024 को एडवर्टाइजमेंट निकला है, उससे लेके 21 दिन के अंदर उनको रिसीव हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद में रिसीव होता है तो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। बाय हैंड आप जमा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन 21 डेज में हॉलीडेज को इंक्लूड किया है, जैसे कि संडे हो गया या कोई भी हॉलीडेज इस बीच में आ रहा है तो इसको इंक्लूड। और यहां पे काफी सारे क्रिसमस वगैरह हॉलीडे मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ये चीज क्लियर हो गई। यहां पे क्लियरली बोला है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 ट्रेड एट
एट वन लोकेशन, ध्यान रखिएगा। और यहां पे कोई भी अलग माध्यम मॉडिफिकेशन वगैरह अलाउ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट है स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना बेहद जरूरी है। अब गाइस यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इनके बिना आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो तो ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि एप्लीकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों के शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा कर लेते हो तो आप लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए, आगे जो एग्जाम लेने वाले हैं उस प्रोसेस के लिए। सेकंड बात यहां पर क्लियर होना चाहिए, एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशू इन केस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेट उनको रिसीव होता है, उस केस में आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्लियरली इन्होंने बोला है कि आपका एप्लीकेशन विदाउट DABP एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर के बिना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो वहां पे DABP एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर को डालना बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहां मिलेगा? अब गाइस यदि DABP नंबर की बात करें तो यहां पर आप सबसे लास्ट पेज में जाओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा CBC 10103 अपॉन 11 अपॉन 0004 अपॉन 2425। इस नंबर को आप लोगों को फिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जनरली रिजेक्ट बेसिकली माना जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसका ऊपर क्लियरली दिया होता है, या जहां पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर निकलता है वहां पर ऊपर दिया होता है, और आप लोग जो डिपार्टमेंट को कंफर्म कर सकते हो मेल डाल के। जनरली एडवर्टाइजमेंट में नीचे की साइड या ऊपर की साइड जो है DABP नंबर दिया होता है, या जिसको एडवर्टाइजमेंट नंबर या रेफरेंस नंबर बेसिकली हम लोग बोलते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यही आप लोगों का DABP नंबर होगा। तो ये चीज आपको जो है क्लियर होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा काफी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दिए गए, इनको ध्यान में रख के आप लोगों को अपने फॉर्म को बेसिकली अप्लाई करना है। उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम के लिए बेसिकली बुलाया जाएगा। एग्जाम में यदि आप लोग देखोगे इन सभी पोस्ट के लिए जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होगा, यहां पर देखोगे पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पार्ट में आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा। पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न होंगे और ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। यहां पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की रहने वाली है। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें स्टोर कीपर की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, उसमें यहां पर देखोगे आप लोग देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न, कुछ इस प्रकार रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग कुक, बार्बर या फिर अदर पोस्ट की बात करें, यहां पर उनके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस जब आप लोग इसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे एडवर्टाइजमेंट में तो यहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। सबसे ऊपर DABP एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को दिया गया होगा, तो इसको फिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना एडवर्टाइजमेंट नंबर के यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। क्लियरली उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सारे फॉर्म को आप लोगों को कैपिटल लेटर में बढ़िया तरीके से फिल करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को लगा के भेज देना है। आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा यदि आपकी प्रतिशत मार्क्स अच्छे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। फिर भी यदि कुछ भी डाउट आप लोगों का बचता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा गाइस, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।